नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के बारे में कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर 15 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो ट्यूबरकुलोसिस कोच कोच डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर कोच डिसीज ऐसा नाम से क्वेश्चन आए तो वो भी टीबी टीबी ही है। तो चलो, तो डेफिनेशन: tuberculosis is communicable chronic granulomatous disease caused by mycobacterium tuberculosis। ये डेफिनेशन हो गई। अब ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय 4 मेन स्पीसीज, मतलब कि अलग अलग ट्यूबरकुलोसिस 4 मेन स्पीसीज के साथ हो सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकानम, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। इनमें से पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें से। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी एग्जाम में, तो उसमें भी यही लिखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इनहेलेशन, मतलब कि श्वास में लेना। तो इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाय एक्टिव केस ऑफ इंडिविजुअल इन्फेक्शन स्प्रेड बाय इनहेलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अगर कोई छींक खाई या फिर उसको स्नीजिंग ये सब हुआ या सलाइवेशन, ये सब नॉर्मल पर्सन अगर इनहेल करे तो उससे डिसीज हो सकता है। अब इंजेक्शन: ट्रांसमिट बाय ड्रिंकिंग ऑफ द नॉन पास्चुराइज्ड मिल्क फ्रॉम इन्फेक्टेड काउ। तो इंजेक्शन की मदद से भी ये डिसीज ट्रांसमिट हो सकता है। वो पास्चुराइज मिल्क नहीं होता जो बहुत ज़्यादा गर्म करके पास्चुराइज बनाया जाता है, लेकिन कुछ जो गाय होती है उनमें नॉन पास्चुराइज मिल्क पीने से माइकोबैक्टीरियम बोवाइन जो बैक्टीरिया है उससे हमें ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। और इंजेक्शन। अब इनोक्यूलेशन की बात करें तो ये एक्सट्रीमली रेयर है। और इनोक्यूलेशन मतलब जो फिजिशियन है कि जो पोस्टमार्टम कर रहा है, और पोस्टमार्टम में अगर पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो उसको भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये बहुत ही रेयरली होता है इंसिडेंस। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो क्लोज कांटेक्ट विथ पॉजिटिव इंडिविजुअल, ऑब्वियस मैटर है कि अगर पॉजिटिव इंडिविजुअल के आप कांटेक्ट में रहोगे बिना मास्क लगाए तो आपका रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर: माल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडिंग हाउस, अल्कोहलिज्म, इम्यूनोसप्रेशन, HIV इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलाइटस, ये सब रिस्क फैक्टर है। अब क्लिनिकल टाइप्स की बात करें तो प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, 2 टाइप्स है। सबसे पहले प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं। तो फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ लंग caused by tubercle bacillus is termed as a primary pulmonary tuberculosis। ठीक है, तो लंग्स आर द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब जो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस है वो अलग अलग जगह हो सकता है। लंग्स में भी हो सकता है, स्किन में भी हो सकता है, मतलब एब्डोमेन में भी हो सकता है, लेकिन लंग्स मोस्ट कॉमन है। और हमें यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस लिखना है, इसलिए लंग्स का ही लिखना है। तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस इज डेवलप व्हेन बेसिलस इज इनहेलेड एंड लॉज इन द alveoli ऑफ द लंग, मतलब बेसिलाई इनहेल हो गए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ गए, तो उसके बाद प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। तो अब हम इस फिगर की मदद से प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये 2 लंग है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग में आपको पता ही है कि 3 लोब होते हैं: अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब।
और लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब होते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। तो अगर राइट लंग की बात करें तो ये सबसे पहले अगर कोई रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट आएगा, इन्फेक्शन मतलब टीबी का वायरस आया, तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने टीबी का वो मतलब छोटे छोटे वायरस बनाए, उसके बाद वो राइट लंग में ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस होता है। इसलिए अगर राइट लंग में आया तो देखिए वो गोल राउंड है, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा। तो थोड़े थोड़े महीने के बाद वहाँ पे कैसियस नेक्रोसिस देखने को मिलेंगे, ग्रे वाइट एरिया, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया आए हैं वो यहाँ पे डैमेज तो करेंगे ही और यहाँ पे स्प्रेड होंगे। तो अब आगे मैक्रोफेज आएगा, क्योंकि हमारे बॉडी भी डिफेंसिव रिएक्शन तो देगी, तो मैक्रोफेज उसको लेने के लिए आएगा। तो मैक्रोफेज उसको अपने अंदर ड्रेन कर देगा और इन्फेक्शन लंग टिश्यू से मतलब लोकल लिम्फ नोड में लेके जाएगा। तो ये लोकल लिम्फ नोड है। अब लोकल लिम्फ नोड होगी उसको, और लोकल लिम्फ नोड और की जो इन्फेक्टेड है और जो केजियस नेक्रोसिस हुआ है उस जगह को, उन दोनों जगह को गोन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, यानी कि गोन कॉम्प्लेक्स। तो गोन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू गोन फोकस प्लस रीजनल लिम्फ नोड। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। तो अब एक थियरी पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो गोन फोकस फॉलोइंग इनहेलेशन ऑफ टीबी रीच डिस्टल एयर स्पेस, मतलब टीबी के इनहेलेशन के बाद वो एयर स्पेस में जाती है और उसके बाद साइड लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब, मतलब लोअर जो अपर लोब है उसके लोअर पार्ट में इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो गोन फोकस फॉलोइंग इन्फेक्शन आफ्टर द 2 to 4 वीक ग्रे वाइट एरिया इज डेवलप इन द लंग्स इज कॉल्ड द गोन फोकस। मैंने वो बताया ही है फिगर में। अब गोन कॉम्प्लेक्स, तो गोन फोकस प्लस रीजनल लिम्फ नोड्स, ये फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करनी है ताकि वो एग्जामिनर आपने क्या लिखा है वो देखेगा ही नहीं और डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ये फिगर तो ड्रॉ करनी ही है। अब आगे बात करें तो फेट ऑफ गोन कॉम्प्लेक्स, तो मतलब कि उसका परिणाम क्या आएगा। ये गोन कॉम्प्लेक्स बनाया और बॉडी ने रिएक्शन दिया और लिम्फ नोड अब इन्फेक्टेड हो गई, तो अब आगे रिएक्शन क्या आएगा वो देखते हैं। तो उसमें रिएक्शन में हीलिंग जो 90% केस है वो हील हो जाएंगे, क्योंकि अगर मैक्रोफेज ने अपना काम कर लिया और इम्यूनो सप्रेस पेशेंट नहीं होगा, तो 90% ये चांस है कि पेशेंट को हील हो जाएगा। स्प्रेड प्रोग्रेस इनटू द सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, समटाइम्स क्या होता है कि वो अच्छे से हील नहीं होता और सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में डेवलप हो जाएगा और पेशेंट को कंस्टेंट कफ आएगा और स्पूटम आएगा, ये सब होगा। ब्रोंकियल स्प्रेड, मतलब कि जो ब्रोंकाई है उसमें भी स्प्रेड हो सकता है, और इमेटोजिनस स्प्रेड मतलब ब्लड में भी स्प्रेड हो सकता है और ब्लड की मदद से दूसरे दूसरे ऑर्गन पार्ट्स में भी आएगा। और सेकेंडरी पल्मोनरी, अब हम प्राइमरी हमने देख लिया यहाँ पे प्राइमरी, अब सेकेंडरी हम देखते हैं। तो सेकेंडरी में सबसे पहले टीबी डेवलप्स इन प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड ह्यूमन इज नोन एज सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, मतलब पहले इन्फेक्शन हुआ था तो उसके बाद इन्फेक्शन होगा तो सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाएगा। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन, मतलब किस सोर्सेज से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायरेक्ट प्रोग्रेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, रीएक्टिवेशन ऑफ डोरमेंट मतलब छिपा हुआ प्राइमरी लीजन, मतलब थोड़ा भी लीजन अगर बाकी होगा तो टीबी का एक भी बैक्टीरिया अंदर रह गया होगा तो वो आगे स्प्रेड होगा। मेटोजिनस स्प्रेड टू द लंग, इन सब कारणों के कारण सोर्सेस हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर की बात करें तो लो ग्रेड फीवर विथ नाइट स्वेट, मतलब लो ग्रेड फीवर पेशेंट को रहेगा। एनोरेक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, मेलेज यानी चक्कर आना, वेट लॉस, टायर्डनेस, ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है।
मतलब कुछ पेशेंट में होते हैं, कुछ पेशेंट में नहीं होते। और क्रोनिक कफ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। टीबी के पेशेंट में क्रोनिक कफ होता ही है। वो आके यही कहेगा आपको कि डॉक्टर साहब मुझे 15 या 20 दिन या फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना इन सब टाइम इतने टाइम से कफ आ रहा है। इमोप्टिसिस यानी ब्लड स्पूटम में ब्लड आना। स्पूटम प्रोड्यूस होगा पेशेंट को बार बार मतलब गल्फा जो होता है स्पूटम वो बाहर निकालने की बाहर थूकने जाना पड़ेगा। तो स्पूटम म्यूकोइड पुरुलेंट ब्लडी पेन इन चेस्ट ऑब्वियस मैटर है कि उसको बार बार कफ होगा तो उसका मसल वीक हो जाएंगे तो चेस्ट में पेन होगा। ब्रीथलेसनेस मतलब कि जो रेस्पिरेशन है वो डिफ़िकल्ट होगा। अनरिजोल्व न्यूमोनिया मतलब न्यूमोनिया भी हो सकता है। साइन तो पेलर दिखेगा पेशेंट, उसको कैकेक्सिया एनीमिया होगा। क्लबिंग यानी नेल होंगे वो वाइट चौकी हो जाएंगे। टेकिपनिया यानी इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट। फीवर टेकिकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट। अब आगे इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन। तो ब्लड एग्जामिनेशन में एनीमिया होगा पेशेंट को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ पेशेंट में नहीं भी होता। WBC नॉर्मल और बिलो द नॉर्मल। ESR रेज्ड, ESR बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट तो उसमें हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम बहुत कम होगा। हाइपर कैलेमिया यानी पोटेशियम ज़्यादा होगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो CT चेस्ट सो फीचर्स ऑफ कंसोलिडेशन कोलैप्स कैविटेशन डेवलपमेंट इन वेरी इन डिग्री ट्री इन बर्ड अपीरियंस ये आपको लिखना ही है और नीचे अंडरलाइन कर देनी है। स्पूटम एग्जामिनेशन में AFB एसिड फास्ट बेसिलाई टेस्ट यूजली 3 सैंपल इन मॉर्निंग टाइम ऑन डिफरेंट डे इज सेंड। मोन्टॉक्स टेस्ट भी होता है, मोन्टॉक्स टेस्ट पे लिखना है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देनी है, जैसे फर्स्ट लाइन ड्रग में आइसोनायाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन ड्रग में एमिकासिन, कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, पेरा एमिनोसैलिसिलिक एसिड ये सब ड्रग दे सकते हैं। तो और पेशेंट को बोलेंगे कि स्मोकिंग कर रहा है तो स्मोकिंग स्टॉप कर दे। और मतलब कि अगर दूसरे उसके मुंह पे हमेशा मास्क रखे ताकि उसके फैमिली मेम्बर और जो दूसरे हैं